इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न जो कि 101% आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पक्का आएंगे, ठीक है। 2023 में ये आएंगे जो कि आपको बोर्ड पेपर से ही सभी क्वेश्चन मिलेंगे और जितना भी क्वेश्चन है सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल और महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको ये 3 मार्च को पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तैयार कर लेना और ये 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, ठीक है। अभी से आपको इन प्रश्नों को क्या कर लेना, तैयार कर लेना है। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले 50 बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। 50 बहुविकल्पी प्रश्न प्लस अति लघु उत्तरी प्रश्न प्लस लघु उत्तरी प्लस दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखेंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 101% 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 100 में 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस एक वीडियो से, ठीक है। ये वीडियो 1 घंटा की होने वाली है, तो आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए और इस वीडियो को 1 घंटे तक शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को। वो है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो देखो यहाँ पे दे रखा है जूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जर्मनी के एकीकरण हुआ था उसमें आपका ऑटो वान बिस्मार्क का जो नाम आता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसकी मुख्य भूमिका थी, किसकी, ऑटो वान बिस्मार्क की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पे प्रारंभ किया था। दे रखा है ऑप्शन यरवदा, दांडी, लाहौर, चंपारण। तो जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो दांडी में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। भारत में एक महामंदी हुआ था, वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो जो महामंदी है ना 1929 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि एक संसाधन है, यानी ये खाली स्थान दे दिया कि यहाँ पे क्या है, भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है कि भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भूमि जो है मुझे ये हम लोगों को उपहार स्वरूप प्रकृति से मिला है, ठीक है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि का आगत या निविष्टि नहीं है, बीज, सिंचाई, उद्योग, उर्वरक। देखो कृषि करने के लिए हमें बीज की भी जरूरत पड़ेगी, सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है और उर्वरक की जरूरत पड़ती है। तो ये बोला कि क्या इसमें निविष्टि नहीं है, तो उद्योग जो है ये कृषि के लिए नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये सब ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला उद्योग जो ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट जो ये है बहुविकल्पी प्रश्न, देखा कि निम्न में से संचार का माध्यम कौन सा है। संचार जिसके माध्यम से देखा दूरदर्शन, रेल सेवा, जल सेवा, वायु सेवा, ठीक है। तो जो संचार का माध्यम वो आपका क्या है, दूरदर्शन। दूरदर्शन से हम समाचार देखते हैं, न्यूज देखते हैं, ये सब चीजें जो संचार का माध्यम है वो हमारा दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, करेक्ट है। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, ठीक है। तो दे रखा है कि वर्ष 1923 ईस्वी में, वर्ष 1928 ईस्वी में, वर्ष 1929 ईस्वी में, वर्ष 1930 ईस्वी में। तो जो साइमन कमीशन था वो सन 1929 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ठीक है। ये सब जो है रॉन्ग हो जाएंगे। आपका ये वाला ऑप्शन क्या है, तीसरे का एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। वनों का ह्रास का मतलब क्या होता है, इस वनों की कटाई करना, ठीक है, वनों का खत्म होना धीरे धीरे। तो ये जो इससे क्या समस्या उत्पन्न होती है, मृदा अपरदन होती है कि वर्षा में कमी होती है कि प्रदूषण में वृद्धि होती है कि ये सभी होती है, ठीक है। तो देखो जब भी आप वनों का ह्रास करोगे, वनों को कम करोगे, वनों को अपनी आवश्यकता के लिए काटोगे तो ये क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा, ठीक है। उत्पन्न समस्या होगी कि मिट्टी का जो बहाव होगा, वर्षा में कमी होगी, प्रदूषण में वृद्धि होगी क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते। तो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी समस्या उत्पन्न हो जाएगी वनों के ह्रास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, ठीक है।
तो ये जो नदी है वो है महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दे रखा है कि माता टीला, रामगंगा, गंडक, रिहंद। ठीक है, तो देखो जो आपका उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ये रिहंद है। ठीक है, आपने यहाँ पे टूर ट्रेवलिंग भी की होगी, आपके स्कूल का टूर भी आया होगा। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपली नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, काफी पॉपुलर है और काफी बड़ा ये एक तरह से आपको तो कृत्रिम डैम बनाया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो देखो जो भारत में ना आजीविका का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कृषि। ठीक है, आपके भी घर कृषि होगा और लगभग जो भारत में एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे आजीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? ठीक है, काफी का कि तंबाकू का कि उर्वरक का कि चाय का। ठीक है, काफी का भी करता है, तंबाकू का भी करता है, चाय का करता है। भारत उर्वरक का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयले की खान स्थित है। तो देखो ये जो रानीगंज कोयले की खान स्थित है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या है? करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत मतलब होता है श्वेत, सफेद। ठीक है, क्रांति का मतलब होता है उस क्षेत्र में बढ़ोतरी। तो ये है खाद्यान्न उत्पादन से कि दुग्ध उत्पादन से कि दलहन उत्पादन से कि तिलहन उत्पादन से। देखो तिलहन दलहन तो ये पीली क्रांति के तहत आते हैं और खाद्यान्न तो ये अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आता। और ये जो दुग्ध है ये सफेद होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है श्वेत क्रांति। संबंधित है किससे? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, दीर्घ जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये जो आपका असहयोग आंदोलन था इसका जो नेतृत्व किया था आप जानते हो कि वो महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका क्या है? करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, देखो जो भारत में जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी को सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए मिजोरम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो देखो जो मध्य प्रदेश है ये सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाला आपका राज्य है। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या है? एक्यूरेट है। इसके बाद पांचवा है निम्न में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो देखो ये जो पश्चिम बंगाल आपका ये सबसे ज्यादा जूट उत्पादक वाला राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा, यानी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होती है? ठीक है, दे रखा है पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखो जो आपका उत्तर प्रदेश इसमें गेहूं सबसे ज्यादा पैदा की जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत मतलब होता है सफेद। सफेद की जो क्रांति है, सफेदी की क्रांति, वो किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। देखो जो सफेद क्रांति है ना वो किससे संबंधित है? आपका दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, क्योंकि दूध क्या होता है? सफेद, और दूध के क्षेत्र में आसादित वृद्धि को ही श्वेत क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खेती, किस खेती के लिए? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? देखा दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो चाय की खेती के लिए आपका जो पर्वतीय मिट्टी है ये सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि चाय की जो खेती होती है वो पहाड़ों के ढलान सीढ़ी नुमा खेत बनाकर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, देखो जो आपका ऑपरेशन फ्लड संबंधित है ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रबर उत्पन्न करने वाला कौन सा राज्य है? ठीक है, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक।
लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में आता है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें कि जर्मन संस्कृति में बोगजिस्ट का आशय था, यानी कि जो बोगजिस्ट था इसका क्या आशय था जर्मन संस्कृति में। तो देखो जो जर्मन संस्कृति में बोगजिस्ट का आशय था वो राष्ट्र से था। ठीक है, यानी कि वो अगर बोगजिस्ट कहेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विकासशील राष्ट्रों में कौन सा संगठन समूह बनाया जाता है। ठीक है, जो विकासशील राष्ट्र है उनमें बोला कि कौन सा संगठन समूह बनाया जाता है। तो देखो जो विकासशील राष्ट्र है उसमें G77 संगठन समूह बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जो रेड मिट्टी वो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपका पाई जाती है दक्कन के पठार में। कहाँ पे, दक्कन के पठार में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया था। देखा कि वर्ष 1962, वर्ष 1953, वर्ष 1971, वर्ष 1950। देखो जो भारत में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया गया था वो वर्ष 1950 में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, तो देखो ये जो कर्तन दहन कृषि यानी झूम कृषि जिसे कहते हैं ये आपकी मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है, ये जो खेती है ये मिजोरम में की जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरबा प्रसिद्ध है। ठीक है, जो यानी कोरबा वो किस लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, बॉक्साइट के लिए। जो कोरबा प्रसिद्ध जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, यानी जो पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है वो संबंध किससे है, जल से है कि खनिज तेल से है कि बिजली से है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो पाइपलाइन परिवहन का संबंध होता है ये खनिज तेल से। ठीक है, यानी कि खनिज तेलों को पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, और बाकी जो राज्य वो संघीय, लेकिन इसमें से कौन सा जो राज्य है वो संघीय राज्य नहीं है। तो जो दिल्ली है आपका ना, ये दिल्ली क्या है, संघीय राज्य नहीं है। और ये सब जो है मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये एक संघीय राज्य। और ये क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये संघीय राज्य है और ये सब क्या है, नहीं है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था वो क्या है, लोकसभा, विधानसभा की, मंत्रिमंडल की, पंचायती राज की संस्था है। ठीक है, तो ये जो पंचायती राज की संस्था है ये क्या है, यही भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि मेत्सनी ने, गैरीबाल्डी ने, काबूल ने, ये सभी ने। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो इटली का एकीकरण जब हुआ था तो इसमें मेस्सिनी ने भी हिस्सा लिया था, गैरीबाल्डी और काबूल, यानी ये सभी ने इटली के एकीकरण को संभव बनाए। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदू स्वराज, ठीक है, एक पुस्तक का नाम है, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। दे रखा है आपका सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो देखो जो हिंदू स्वराज पुस्तक था उसको आपके लिखे थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका कि वंदे मातरम, ठीक है, ये क्या है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है। तो दे रखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो जो वंदे मातरम गीत है इसकी जो रचयिता है वो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे देश में वनों के लिए कितने वांछित क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि सरकार द्वारा ये निश्चित कर दिया कि इन क्षेत्रों पर केवल वन लगेंगे और कुछ नहीं लग सकते। यानी एक तरह से आप कह सको कि भारत में कितने प्रतिशत वन विभाग की जमीन है। ठीक है,
देखो जो वन विभाग की जमीन है वो आपका यहाँ पे 33% है, ठीक है। 33% जो भारत की 100% उसमें भूमि है, 33% वनों के लिए वांछित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दे रखा है कि जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो किस तरह फसल की खेती के लिए जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी जो आपकी होती है वो चाय, रबड़, कपास, गेहूं, ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो जलोढ़ जो मिट्टी होती है आपका, इसमें से वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो आपका गेहूं के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, खादी युक्त मिट्टी होती है, ये गेहूं के लिए सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त मिट्टी है। इसके बाद निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? बगान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन, ठीक है। तो देखो इसमें आपका ये बगान तो व्यक्तिगत संसाधन है, चारागाह भी किसी का हो सकता है, भूमि भी किसी का आप खरीद सकते हैं, लेकिन जो खनिज संसाधन ये व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। मतलब कि ये जो चीजें है वो सरकार के कब्जे में है, ठीक है। तो आपका खनिज संसाधन क्या हो जाएगा, करेक्ट। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ पे प्रारंभ किया था? दे रखा है ऑप्शन यरवदा, दांडी, लाहौर, चंपारण। तो जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो दांडी में किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, ठीक है। भारत में एक महामंदी हुआ था, वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो जो महामंदी है ना 1929 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि एक संसाधन है, यानी ये खाली स्थान दे दिया कि यहाँ पे क्या है, भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है, कि भूमि एक सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो भूमि जो है मुझे ये हम लोगों को उपहार स्वरूप प्रकृति से मिला है, ठीक है। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि का आगत या निविष्टि नहीं है? बीज, सिंचाई, उद्योग, उर्वरक। देखो कृषि करने के लिए हमें बीज की भी जरूरत पड़ेगी, सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है, उर्वरक की जरूरत पड़ती है। तो ये बोला कि क्या इसमें निविष्टि नहीं है? तो उद्योग जो है ये कृषि के लिए नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और ये सब ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये वाला उद्योग जो ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट जो ये है बहुविकल्पी प्रश्न। देखा कि निम्न में से संचार का माध्यम कौन सा है? संचार जिसके माध्यम से देखा दूरदर्शन, रेल सेवा, जल सेवा, वायु सेवा, ठीक है। तो जो संचार का माध्यम वो आपका क्या है, दूरदर्शन। दूरदर्शन से हम समाचार देखते हैं, न्यूज देखते हैं, ये सब चीजें जो संचार का माध्यम है वो हमारा दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, करेक्ट। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? दो कारण बताइए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स की आएंगी। कितने मार्क्स का पूछेगा और जरूर पूछेगा, ठीक है। ये बिल्कुल छप चुका है, छपने वाला प्रश्न है, ये छप चुका है। अब आपको 3 मार्च को ही देखने को मिलेगा। मृदा संरक्षण, मृदा यानी मिट्टी, संरक्षण यानी कि सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है? 2 कारण बताइए, ठीक है। तो देखो जल या वायु के प्रभाव से मिट्टी की ऊपरी परत का बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना ही मृदा का क्षरण कहलाता है, ठीक है। जल या वायु के प्रभाव से, ठीक है। ये जल भी हो सकता है क्योंकि जल नदियां जब आती है तो तेजी से मिट्टी को क्या करती है, बहा ले जाती है, और वायु भी बहाती है। तो इसी तरह कह रहा है जल या वायु के प्रभाव से मिट्टी के ऊपरी परत का बहकर स्थानांतरित होना ही मृदा का क्षरण कहलाता है। अब इसके बाद मृदा क्षरण आवश्यक है, ठीक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव का जीवन का अस्तित्व मृदा पर ही निर्भर है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि की प्रति मृदा द्वारा ही होती है, ठीक है। इसलिए मृदा संरक्षण काफी आवश्यक है, क्योंकि अगर मृदा नहीं रहेगी तो मनुष्य का भी अस्तित्व धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसका सबसे ज्यादा संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष क्या करते हैं कि मृदा के कटान को रोकते हैं, उस जगह की मिट्टी को अपने जड़ों से बांधे रहते हैं। खेतों में मेड़ का निर्माण करना, मेड़ निर्माण करने से क्या होती है कि पानी बहुत तेज नहीं बहती है, ठीक है। मेड़ों क्या रुकती है, फिर उसके बाद मेड़ों से धीरे धीरे होकर बहती है, जिससे कि आपकी खेतों की मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पे
बहकर क्षरण नहीं होती या नष्ट नहीं होती। फिर है कि ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर, क्योंकि अगर ढलान बिल्कुल ऐसे रहेगा ना तो वो क्या करेगा कि पूरी की पूरी मिट्टी नीचे बह जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर ढालों पर सीढ़ीदार खेती हो रही है तो ढालों पर क्या करना, सीढ़ीदार खेती बना देना, ठीक है। इससे क्या होगा कि मिट्टी जो बहेगी ना तो सबसे पहले यहाँ पर आएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से आएगी, धीरे धीरे बहेगी, ये नहीं कि पूरा एकाएक बह जाए, ठीक है। यहाँ पे रुकेगी भी, बहुत ज्यादा एरिया रहेगा तो ढालों पर सीढ़ीदार खेती करने के लिए। और पशु चराई पर नियंत्रण रखना है, ठीक है, क्योंकि पशु जब ना घास चरते हैं तो जब घास को चरते हैं तो घास कबर जाता है, वहां से जब कबरता है तो उसमें से कुछ मिट्टी भी उसके साथ कबर जाती है, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, मृदा का क्षरण होता है और मृदा अपरदन का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है। जैसे भी हो सके आपको मृदा का अपरदन का संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोग के किन्हीं प्रत्यक्ष लाभ को लिखिए, ठीक है। वनों की जितने भी प्रत्यक्ष लाभ है उसको लिखने के लिए करा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो वनों की देखो क्या है प्रत्यक्ष लाभ। वनों से हमें घरेलू की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, घरेलू के लिए लकड़ी मिलते हैं, खाने के लिए फल मिलते हैं और आपको एक ऑक्सीजन भी मिलती है, ठीक है। ये जो प्रत्यक्ष है जो दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन प्रत्यक्ष नहीं होगा, ठीक है। घरेलू की वस्तुएं मिलती है, पशु है तो चारा मिलता है, ठीक है। कोई पौधे से पशु को चारा मिल जाता है, जैसे बकरी का पेड़ हो गया, इसलिए बकरी को भी पत्ता उसका खाती है। खाना बनाने तो ईंधन के लिए लकड़ी भी मिलता है। वन्य जीवों का आवास प्राप्त है। कई सारे जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं, जानवर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि पेड़ की छांव में रहते हैं और कई तरह की औषधियां वो फल भी प्राप्त होते हैं हमें पेड़ों से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल्स आपको बता दे रहा हूँ कि बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि एक ऐसी उद्देश्य जिसका उद्देश्य, एक ऐसा योजना, ठीक है, जिसका उद्देश्य कई सारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, उस तरह के उद्देश्य परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी परियोजना का निर्माण जिसका उद्देश्य कई चीजों की पूर्ति के लिए किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना। देखो इन परियोजना से क्या होता है कि सबसे पहले तो पानी एकत्रित किया जाता है। पानी एकत्रित करने से क्या होता है कि बाढ़ की समस्या खत्म हो जाती है। कोई ऐसे बांध है जिसको छोड़ दो तो पूरा का पूरा शहर डूब जाएगा, तो उससे क्या होगा कि पानी तो संरक्षित हुआ, इसके बाद उससे बिजली उत्पादन हुआ। बिजली उत्पादन के बाद जो पानी बचता है वो नहरों के द्वारा किसानों को खेत में पहुंच जाता है, जिससे उनकी फसल का पैदावार होता है, ठीक है। तो इससे कई सारी और मछली पालन भी किया जाता है, बांध बना कर बड़े बड़े, तो इससे सरकार को काफी ज्यादा लाभ होते हैं। तो यही है भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम है। तो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत के 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंसान उससे व्यापार करता, उन फसलों के नाम लिखिए। तो आपका व्यापारिक फसल के लिए कहे तो सबसे पहला आपका गन्ना है, और दूसरा जो फसल है वो है चाय का उत्पादन। इसके लिए जो करते वो व्यापार इसका करते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वनों पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए, ठीक है। देखो जो वन पे आधारित प्रमुख उद्योग है, आपका सबसे पहला उद्योग तो आपका हो जाएगा कागज, क्योंकि जो आपका कागज बनता है ये वनों से ही बनता है, ठीक है। आपका दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा खेल के उपकरण, जैसे आपका बैट बनता है, ठीक है, बैट, हॉकी का डंडा, ये सब क्या है, खेल के उपकरण। तो ये सब जो चीजें होती है ये वनों से ही बनाए जाते हैं, इनके लकड़ियों से। और जो आपको तीसरा हो जाएगा, तीसरा आपका माचिस भी इसी का बनता है, ठीक है। माचिस का उत्पादन भी ये वनों से ही किया जाता है। इसके बाद आपका चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा तारपीन का तेल, जो होता है ना ये वनों से ही निकाला जाता है, ये तारपीन का तेल हो जाएगा। रबर का भी उत्पादन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 आंदोलनों के नाम बताइए, और वो कब चलाए गए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो जो सबसे पहला महात्मा गांधी जी ने आंदोलन चलाया था वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसको लिख लेंगे असहयोग आंदोलन 22। ये आपका इन्होंने चलाया था 1 अगस्त 1920। लिख देंगे इसको इस बॉक्स में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी।
सेटअप करो सेटअप। लेकिन नेक्स्ट आएगा ना यार क्या बताती। इसके बाद दूसरा इन्होंने चलाया था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। आएगा आई तो है ही है। देख लो कौन गलत है कौन लिखा। 202700। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट जो तीसरा इन्होंने आंदोलन चलाया था वो था भारत को छोड़वा दिया। मतलब तो भारत छोड़ो आंदोलन का नाम। हाँ आएगा ना कुछ ना कुछ ना। ये भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया था आपका 8 अगस्त 1942। ठीक है 8 अगस्त। तो इनको नाम जानते हैं संजय लीगल 8 अगस्त 1942 ईस्वी में इन्होंने 3 आंदोलन चलाया। पहला असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 इनके आंदोलन थे जो कि इन्होंने चलाया था। ठीक है फिर दे रखा है नेक्स्ट की रबी की किसी एक फसल के नाम बताइए तथा उसके बोने का भी समय आपको बता देना है। ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है। रबी की फसल में आपका गेहूं क्या है? एक रबी फसल है। ठीक है लेंगे लिख देंगे कि गेहूं एक रबी फसल है। फसल है और इसकी जो बुआई होती है वो शीत ऋतु में होती है। ठीक है इसकी जो बुआई होती है अब इसकी बुआई चालू हो गई है गेहूं की तो हम लिख देंगे कि इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है। डबल जगह बुआई डबल जाना शीत ऋतु में होती है। सही है ठीक है इसकी बुआई शीत ऋतु में होती है और इसकी जो कटाई होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। यानी कि जेठ में जो जेठ का महीना होता है उसी में इसकी कटाई होती है। आप तो जानते होंगे अगर गाँव के होंगे तो इसकी कटाई अलग कह दी का ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। अगर आपके यहाँ देखिए चावल या धान होता है ना तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। चावल की बुआई का पूरा वर्णन आ सकता है या गेहूं की बुआई का पूरा वर्णन, समय, कटाई, पकाई, हर एक चीज इसका डिटेल्स आता है जो कि 5 से 6 नंबर का आता है। तो इस चीज को अगर आप जान जाते हो तो 101% आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का आ जाता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कटाई होती है, इसकी कटाई ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेल परिवहन के किन्हीं 3 आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही रहा है। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला इसका 3 आर्थिक लाभ को लिखना है तो सबसे पहला में क्या होता है, रेल ने उद्योगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है एक बार में ही बहुत ज्यादा सामग्री को कम खर्च में बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। आपने देखा ही होगा रेल में प्याज भी जाता है। हर एक आवश्यक वस्तु को रेल द्वारा परिवहन किया जाता है। ठीक है तो ये एक सस्ता साधन है और जल्दी साधन है और सुगम स्थानों पर भी जल्दी से पहुंचाया जा सकता है। इससे एक बार में बहुत सारे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। जहाँ रहा इसके बाद नेक्स्ट है कि कृषि उपजों के क्षेत्र में रेलवे ने भी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया है या निभाया है। ठीक है जरूरत से ज्यादा उत्पादों को दूर के शहर आसानी से पहुंचाता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि गांव के क्षेत्रों में काफी ज्यादा चावल उत्पन्न हो जाता है, गेहूं उत्पन्न हो जाता है या प्याज जहाँ जो चीज होते हैं, कहीं पे सेब होता है जम्मू कश्मीर में चाहे जैसे, तो वहाँ पे क्या होता है रेल के द्वारा मतलब कि ये कच्चा माल होता है अगर जल्दी से न पहुंचे तो पक जाता है। तो ट्रेन क्या करती है उसको लाद कर बहुत ज्यादा माल को लाद कर एक शहर से दूसरे शहर पर तुरंत पहुंचा देती है, फास्ट पहुंचा देती है, जिससे क्या होता है कि उसको छोटे छोटे शहरों में थोड़ा थोड़ा ट्रकों द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है इन सब जो बातों को मैं बोल रहा हूँ ये भी आप अगर बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको देंगे अगर ये डिटेल्स शिफ्ट कोड चार्जापुरा का जरूरत से ज्यादा दूर के शहर में आसानी से पहुंचा देता है। और जैसे किसानों को खाद के जहाँ रही क्या करते हैं
जैसे आपके धान की बुआई हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा यूरिया की आवश्यकता होती है, डाई की, तो सरकार क्या करती है कि एक ट्रेन से किसी शहर में एक ट्रेन यूरिया डाई भेज देती है, जिससे कि क्या होता है कि छोटे छोटे गाड़ियों द्वारा गोदामों तक पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को जल्दी से जल्दी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। देखे ली और ये भी है कि आपातकाल के समय या बाढ़ या अकाल के समय रेलों द्वारा इस सामग्री को तत्काल पहुंचाया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में और तत्काल चीजों की जरूरत है वो रेलों के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विकसित देश की क्या विशेषता होती है, ठीक है, यानी कि जो विकसित देश है इसकी क्या विशेषता होती है, जैसे आपका अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये एक क्या है एक विकसित देश है, लेकिन इन देशों की क्या विशेषताएं होती है। तो एक विकसित देश आर्थिक रूप से अधिक संपन्न माना जाता है, यानी कि इसके पास अधिक मात्रा में धन दौलत सब कुछ होता है, आर्थिक रूप से ये क्या है देश संपन्न है, ठीक है, साथ ही लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। विकसित देशों की जनसंख्या जो होती है वो काफी कम होती है, इस कारण प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो काफी अधिक होता है, ठीक है, जहाँ भी जनसंख्या कम होगी और पैसे ज्यादा मात्रा में होंगी तो उनकी प्रति व्यक्ति आय जो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तब तक तू हमें बताइए ना फिर यार भाई कह दियो हर बार आता है, स्टार इनेबल कर दी ये फिर वही राव कह दियो ये क्वेश्चन पूछा 10-27 जैसे ये कह पूछता है क्या कि जैसे सार्वजनिक लिंक ना आई वितरण प्रणाली क्या है, या इसी को कह देगा कि राशनिंग क्या है, किन्हीं दो महत्वों के राशनिंग के किन्हीं दो महत्वों को बताइए। हिंदी तो लिखो फिर तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तु को न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। हाय रे विधाता सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपके घर के काम में होती है, ठीक है, दिल में बस आएगा इसका आप सस्ते गल्ले की दुकान के नाम से भाई तो भैया को सुनने बात ये ला चाल लिया तो वही बयान कह दिया वो तो ये कहे कहने भरे हो एक का स्टेप बाकी मुहैया कराती है, ठीक है, कि केंद्र सरकार की अच्छा है ने कौन में सिर्फ तो कोड ये ना यही होती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक तो बस आवश्यक मैंने मंगा लिया वस्तुओं मैंने को भाई न्यूनतम मूल्य पर, ठीक है, हम लोग को जो उसमें कार्ड होती गेहूं और भी चावल मिलता है, 3 रुपए किलो चावल, गेहूं 2 रुपए पैसा मिलेगा ठीक है, यही कह रहा है कि बिल्कुल हमको किस मूल्य पे मिलता है, न्यूनतम मूल्य पर लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, सरकार द्वारा नियंत्रण मूल्य तथा मात्रा में आपूर्ति करना ही राशनिंग कहलाता है, ठीक है, एक नियंत्रण मूल्य और नियंत्रित मात्रा में सरकार द्वारा आपूर्ति कराना ही राशनिंग कहलाता है, 00 ठीक है, ये चीजें काफी इम्पोर्टेंट होती है समय और पूछ रखा है कि तीन महत्व को देखो जो राशन हम लोग को मिलता है, हम लोग जो खाते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के महत्व स्विच कोड ऑन ई ना करे ना कि जो गरीब स्विच कोडवा हुआ खाद्य एवं उपयोगी वस्तु को उपलब्ध कराया जाता तो करी हो ना ऊपर तो करबे नहीं ना कसक ना तो करी हो रुको करो हां बताइए साधारण परिवार को महंगाई से बचाना। रुको 27 सरकार के इसके पीछे ये मकसद है कि जो ये महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, इससे साधारण परिवार को बचाया जा सके, ठीक है, उन्हें करने का वो ना कर इसके अंदर समाजवादी व लोकतांत्रिक प्रणाली का लेटर करूंगा मेन मकसद है। ऐड लेटर कर नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तो ये ऊर्जा मतलब संसाधन बैग कहे मार दी थी क्या समझते तुम बताओ लिंक पे ऊर्जा जो आउट संसाधन है आप उसे क्या समझते हो? पे वाला मैं छोड़ जिन संसाधनों का उपयोग बैंक वाला ना आई उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में चलो होता है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। बिल्कुल इजली भाषा है कि जिन संसाधनों का उपयोग उद्योगों को चलाने के लिए शक्ति के रूप में किया जाता है, इनवैलिड उन्हें क्या शिफ्ट कहा जाता है? कोड ऊर्जा संसाधन कहा जाता है, ठीक है, जैसे ऊर्जा संसाधन जैसे कि का डायरी लाओ देखिए कोई भट्टी चला रही है, ईंट का भट्टा है, तो उसमें जो ऊर्जा संसाधन है वो क्या है? कोयला को उसमें शक्ति के रूप में किया जाता है, तो कोयला क्या है? ऊर्जा संसाधन, ठीक है, बा पूरा ना जैसे गैस से आप खाना बनाते हो, PUNJ ऊर्जा संसाधन है, हाँ UNB उसे क्या ले रहे हो? उसे शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हो, अरे ये उड़ा दी खाने को पकाया जा रहा है। 27 है हाँ तो ऐसे ऊर्जा के संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया है, 20 से देखिए ठीक है, पहला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत जो थे वो प्रकृति से हमें प्राप्त जैसे यहीं में लगाया ना बता दे एक घर पेट्रोलियम, पे प्राकृतिक गैस जहाँ रहा और ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है वो सौर ऊर्जा, अब जो ये सूर्य द्वारा, 20, पवन ऊर्जा जो पवन द्वारा, 27 बायोगैस, 00 तापीय ऊर्जा की 17 प्रकृति के 00 द्वारा हमें प्रदान की 22 गई। ठीक है, ये भी प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई, लेकिन हमको इसको क्या करना पड़ता है?
इसमें हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, इसको जलाना पड़ता है, कोयले को भी पेट्रोलियम को भी पेट्रोलियम गैस। शिफ्ट कोड बताओ, ये सब चीजें ये अपने कंट्री का शिफ्ट कोड बताओ। क्वेश्चन है 101% कुछ चीजें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उसको तैयार कर लेना है। हाँ पापा, यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि के 3 सुझाव दीजिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कृषि की वृद्धि मतलब कि जो कृषि में आजकल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसके वृद्धि के क्या सुझाव हो सकते हैं, उसके वैज्ञानिक क्या देन हो सकते हैं। देखो, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। पहला है जो सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार किया गया है, ठीक है। पहले क्या होती थी कि सिंचाई की सुविधा कम होती थी और लोग खेती में पानी की जो पूर्ति है वो नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के ऐसे पूरा साल वो मॉडल पेपर आ रहा है। एक बीघे खेत को भी 2 से 3 घंटों में भरा जा सकता है। मतलब आधुनिक चीजें आ रही हैं जो कि तेल भी कम पी रहे और ज्यादा से ज्यादा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों को आपको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के भी आते हैं, 6 नंबर के भी आते हैं, तो आप सुने रहोगे ना तो ये सब चीजें लिख पाओगे। तो इस तरह से उपकरण जो है सस्ते हो गए, आपके सस्ते भी मिलने लगे, उपयुक्त भी मिलने लगे और काम भी अच्छा करने लगे, ठीक है। तो सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि एवं विस्तार, नहरों का भी विस्तार किया गया, नालियों का भी निर्माण किया गया, उन्नत बीजों उर्वरकों की व्यवस्था भी की गई है। आज के ऐसे उर्वरक आ रहे हैं, खाद आ रही है जिससे खाद पर्याप्त मात्रा में बनाए, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े और वो क्या करे, उन्नत प्रकार के बीज, हाइब्रिड बीज आ रहे हैं जिसको भी कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त और रोग रहित हो, ठीक है, ज्यादा रोग भी लगने की संभावना तो आप इस तरह से कह सकते हो उसकी प्रतिरोधक क्षमता और साख सुविधाओं का आपका क्या है विस्तार, साख सुविधाओं का आज की डेट में विस्तार कर दिया गया है कि मतलब कि जैसे आपको स्प्रे वाली मशीन पहले हाथ से चलती थी, अब वो बैटरी से चलने लगी है, ठीक है, जिससे किसान को सुविधा हो गई है। इस वजह से वो ज्यादा से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दवा अपने खेतों में छिड़क देता है। इसके बाद कृषि शिक्षा का भी प्रसार आजकल बहुत टेलीविजन ऐसे हैं चैनल कुछ कि जिसपे केवल कृषि की जानकारी प्रोवाइड किया जाता है। जो भारत सरकार भी कई चैनल है जिसमें कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाता है कि किसानों को उपयोग करना चाहिए, कौन सा बीज उपयुक्त है, कौन से कीटनाशक अच्छे हैं, मतलब कि ये सब चीजों की व्यवस्था बताई जा रही है और सरकार की तरफ से किसानों को देने वाली योजनाओं के बारे में बताया जाता है, मतलब किसान को कौन सी योजना दी जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है और काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखा कि जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी क्या है जानेंगे। जलोढ़ मृदा जो है उसका निर्माण नदियों द्वारा होता है, अवसादों के निक्षेपण से होता है, ठीक है। यानी कि जो नदियां होती है वो अपने साथ उपयुक्त यानी कि काफी मतलब कि खाद्य मिट्टी को बहाकर अपने साथ ले आती है और क्या कहते हैं जहाँ पानी जाता है वहाँ पे वो मिट्टी जम जाती है और वहाँ पे जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों की तरह अवसादों के निक्षेपण से होता है, यानी उसके अवशेषों से होता है। अब इसकी विशेषता की बात कर लिया जाए तो यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? यह मृदा पीले तथा भूरे रंग की होती है। इस मृदा में जो जल होता है वो देरी तक ठहरता है, ठीक है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन खेती की जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में यही मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे काफी ज्यादा खेती की जाती है, ठीक है। इस मृदा में पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है, पोटास की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये हुई इनकी कुछ विशेषताएं, ठीक है। ये चीजें आएंगी आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ को लिखिए। यानी कि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली इस समय है हमारे देश में, जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार है। यानी कि आप ये समझो कि आप जनता के द्वारा चुनी गई, वो जनता पे ही निर्भर है। यानी आप सरकार से सवाल कर सकते हो और सवाल का सरकार को जवाब देना, ठीक है। जवाबदेही और हिम करो यार, तो सब कोड पता करी था इस समय पारदर्शिता और निर्णय निर्माण वैध सरकार है। चलो भाई लोकतांत्रिक में क्या है? सरकार को निर्माण भी कराएगी और एक वैध सरकार। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो शांत रहो, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले लाभ की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए वैध सरकार।